आज हम बात करेंगे एक ऐसे आइडिया की जिसने यूरोप का नक्शा ही बदल कर रख दिया और हमारी आज की दुनिया को बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। जी हाँ, ये कहानी है राष्ट्रवाद की। ये जो तस्वीर है ना, ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है। ये एक सपना है, एक उम्मीद। ये हमें राष्ट्रवाद की बिल्कुल शुरुआती बहुत ही पॉजिटिव सोच को दिखाती है। एक ऐसी दुनिया जहां अलग अलग देश होने का मतलब दुश्मनी नहीं बल्कि भाईचारा था। तो चलिए इस पूरे सफर में हम राष्ट्रवाद की कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। ये कैसे एक खूबसूरत सपने की तरह शुरू हुआ और कैसे ये धीरे धीरे एक खतरनाक हकीकत में बदल गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। ये आइडिया कि लोग किसी राजा या साम्राज्य के नहीं बल्कि एक राष्ट्र के हैं, ये आया कहाँ से? इसी को कहते हैं राष्ट्र राज्य का मूल विचार। और उस जमाने में ये सोच किसी क्रांति से कम नहीं थी। सोचिए, तब दुनिया बड़े बड़े साम्राज्यों में बटी थी, जहां लोगों की पहचान उनके राजा से होती थी, उनकी अपनी भाषा या संस्कृति से नहीं। सूर्यों के इस पेंटिंग में हर चीज का एक मतलब है। जरा देखिए, जमीन पर बिखरे हुए ये ताज और सिंहासन, ये असल में पुराने साम्राज्यों के खात्मे का ऐलान कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं, जो अपने अपने झंडों के साथ एक लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, ये स्वतंत्रता और नए राष्ट्रों के जन्म का जश्न मना रहे हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसे हकीकत में कौन बदलता? इसका जवाब मिलता है हमें फ्रांस में, जहाँ एक क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो वो चिंगारी थी फ्रांसीसी क्रांति। ये इतिहास का वो पल था जब पहली बार पावर राजा के हाथ से निकलकर सीधे देश के आम लोगों के हाथ में आ गई। और इस एक बदलाव ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब देखिए, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को पता था कि सिर्फ सोच बदलने से काम नहीं चलेगा। लोगों को एक साथ लाने के लिए उन्होंने कुछ ठोस कदम उठाए। पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्द लाए गए ताकि लोगों को लगे कि वो एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। एक नया झंडा, एक नई संसद, ये सब एक नई फ्रांसीसी पहचान बनाने के तरीके थे। और ये बात सिर्फ नारों और झंडों तक ही नहीं थी, असल जिंदगी में भी बदलाव लाए गए। पूरे देश में एक जैसे कानून और नाप तौल का सिस्टम लागू हुआ। देश के अंदर लगने वाले टैक्स हटा दिए गए ताकि व्यापार आसान हो, और एक कॉमन भाषा को बढ़ावा दिया गया। इन सब का मकसद देश को सच में एक करना था। और फिर आया नेपोलियन। मजे की बात यह है कि वो खुद तो एक सम्राट था, लेकिन वो जहां जहां गया फ्रांसीसी क्रांति के आइडियाज को अपने साथ ले गया। एक तरह से उसने अनजाने में ही पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। नेपोलियन का सबसे बड़ा हथियार था उसका कानून, जिसे नेपोलियन संहिता कहते हैं। इसने कानून के सामने सबको बराबर कर दिया, जन्म से मिलने वाले सारे फायदे खत्म कर दिए और सामंती सिस्टम को जड़ से उखाड़ दिया। जिन देशों पर भी उसने कब्जा किया, वहां के लोगों को इन सुधारों से पहली बार आजादी और बराबरी का एहसास हुआ। लेकिन जैसा कि होता है, इतिहास कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की पुरानी ताकतें यानी राजा और सम्राट अपनी सत्ता वापस पाने के लिए जोर शोर से कोशिश करने लगे। तो इस दौर को ना दो बिल्कुल अलग सोच की लड़ाई के तौर पर देखा जा सकता है। एक तरफ थे लिबरल लोग जो आज़ादी और राष्ट्र राज्यों की मांग कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे कंजर्वेटिव्स जो पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, जहां राजा और चर्च का ही राज चलता था। उस वक्त ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच, जो पुरानी व्यवस्था के सबसे बड़े सपोर्टर थे, उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को एक लाइन में क्या खूब समझाया था। उनका मतलब था कि फ्रांस में क्रांति की जरा सी भी चिंगारी पूरे महाद्वीप में आग लगा सकती है। और हुआ भी बिल्कुल यही। मेटरनिच की बात सच साबित हुई। 1830 में फ्रांस में जो जुलाई क्रांति हुई, उसने तो जैसे पूरे यूरोप में आग ही लगा दी। इसकी कामयाबी ने दूसरी जगहों पर भी विद्रोहों को हवा दी और ये साबित कर दिया कि आज़ादी और राष्ट्रवाद के इन नए विचारों को अब दबाना नामुमकिन है। तो दशकों के संघर्ष के बाद आखिरकार वो समय आया जब राष्ट्रवाद का सपना हकीकत में बदलने लगा और यूरोप के नक्शे पर नई नई सीमाएं खिंचने लगी। जर्मनी के एक होने की कहानी किसी मीठे भाषण से नहीं बल्कि खून और लोहे की नीति से लिखी गई थी। प्रशिया के मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने इमोशंस की जगह अपनी सेना और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। उन्होंने 7 साल में 3 युद्ध लड़े और जर्मन बोलने वाले सारे राज्यों को एक झंडे के नीचे ले आए। इटली की कहानी थोड़ी अलग थी। ये क्रांतिकारी जोश और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का एक मिक्सचर था। मज़ीनी जैसे विचारकों ने इसमें आत्मा फूंकी, केवोर जैसे नेताओं ने अपना दिमाग लगाया और गैरिबाल्डी जैसे सैनिकों ने अपनी तलवार की ताकत दिखाई।
और इन सब के मिलने से ही एक एकीकृत इटली बन पाया। लेकिन जैसे ही ये सपना हकीकत बना ना, कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। देशों में एकता तो आ गई, लेकिन इसके साथ ही एक सोच पैदा हुई कि हमारा देश ही सबसे महान है, और एकता का यही विचार अब दूसरों पर कब्जा करने की वजह बनने लगा। और इसी सोच ने जन्म दिया साम्राज्यवाद को। मतलब ये एक खतरनाक विश्वास है कि एक ताकतवर देश को ये हक है कि वो अपनी मिलिट्री पावर के दम पर दूसरे देशों पर कंट्रोल करे और उनके संसाधनों का फायदा उठाए। तो सवाल ये उठता है कि जो आइडिया लोगों को आज़ाद कराने के लिए शुरू हुआ था, वही पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़े की वजह कैसे बन गया? आखिर राष्ट्रवाद का ये पॉजिटिव विचार इतना आक्रामक कैसे हो गया? इसका सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक उदाहरण बाल्कन के इलाके में देखने को मिलता है। जैसे ही वहां ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ा, अलग अलग ग्रुप्स अपनी आज़ादी की मांग करने लगे। लेकिन जल्द ही ये नए देश अपनी अपनी सीमाओं के लिए आपस में ही लड़ने लगे, और यूरोप की बड़ी ताकतों ने इस आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि हर कोई इस इलाके पर अपना कंट्रोल चाहता था। और इस तरह राष्ट्रवाद, जो कभी आज़ादी का सिंबल था, अब एक खतरनाक खेल बन चुका था। बाल्कन में देशों की ये जबरदस्त दुश्मनी और शाही लालच एक ऐसे बारूद का ढेर बन गया जिसने 1914 में पहले विश्व युद्ध की विनाशकारी आग को भड़का दिया। तो आखिर में हम इस आइडिया को कैसे देखें, कैसे याद रखें? एक तरफ इसने लोगों को आज़ादी और अपना देश बनाने का हक दिया, तो दूसरी तरफ इसी के नाम पर दुनिया के सबसे भयानक युद्ध लड़े गए। राष्ट्रवाद की ये दोधारी तलवार है, और इसे समझना आज की दुनिया में भी उतना ही ज़रूरी है जितना तब था।